तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मुझे पता है कि मैं ये पार्ट लेट अपलोड कर रही हूँ, बट इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कि डिमोटिवेट हो गई थी। आप लोग कोई सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे, बट अब फिर मैं कि रेगुलर बेस पे वीडियोस डालूँगी। तो उम्मीद है कि अब आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर ना भी किया तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ढीठ की तरह लगी रहूँगी। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्राउन प्रिंस एरिस को थप्पड़ मार देता है और फिर वो कि जो हेलिना होती है वो भी शॉक हो जाती है और एरिस मन में कहती है कि क्या मुझे अभी थप्पड़ मारा गया। और क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने फेयर किया, मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही किया जैसा कि तुमने किया था। और अब आगे तो एरिस मन में सोचती है कि ये कैसे फेयर कह सकता है। अगर फेयर ही करना था तो हलीना मुझे मारने वाली होती, ना कि ये। अगर सोचा जाए तो मुझे याद आ रहा है इस पार्ट के बारे में, नॉवल में उस टाइम मैंने सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब जब मैंने खुद पर्सनली तौर पर इसे एक्सपीरियंस किया तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। क्या मुझे भी इसे वापस मारना चाहिए? नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे कैद कर लिया जाएगा और इस तरह वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। मुझे रियल एरिस की तरह एक्ट करना चाहिए ताकि ये मुझ पर शक न करे। एलिस हलीना से कहता है चलो हलीना। तभी एरिस खुद को संभालते हुए कहती है हिज मजेस्टी ने मार्क्यूस मिस्रीना के साथ एग्रीमेंट बनाया है, ना कि मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इंपीरियल फैमिली के साथ। अगर तुम इससे एंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती। पुरानी एरिस को लगता था कि क्राउन प्रिंस हलीना के बजाय उसे चूज़ करेगा और वो इस सिचुएशन में प्राउड करती। वो ये बात मन में सोचती है। क्राउन प्रिंस कहता है तो तुम इंपीरियल फैमिली के साथ शादी करना चाहती हो, तो क्या आप कुछ टाइम पहले क्या तुम नहीं थी कि जिसने कहा था कि तुम मुझसे शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो? क्या ये सच्चाई है जो तुम फील करती हो? ये सुनकर बेचारी एरिस सदमे में चली जाती है और सोचती है ओ एरिस, तुम आखिर तुम क्या सोच क्या रही थी? क्या एरिस सच में इस क्राउन प्रिंस से मोहब्बत करती थी? स्टोरी के एंड पर हलीना ने एरिस को बताया था कि वो जो फील करती है वो मोहब्बत नहीं थी। कोई नहीं जानता एरिस के ट्रू फीलिंग्स क्या थे, लेकिन वो सच में इससे मोहब्बत करती थी। और ये सोचते हुए वो क्राउन प्रिंस को जवाब देती है मैं लव करती थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। ये सुनकर क्राउन प्रिंस भी लाइक ये अब क्या हो गया। आगे एरिस कहती है मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ये इनफ नहीं करना चाहती। मैं ये इसलिए कर रही थी क्योंकि हिज मेजेस्टी और मेरे फादर के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अगर आप इसके कैंसिल करना चाहते हैं तो जाएँ और जाकर हिज मेजेस्टी को सीधा सीधा बोल दो ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर से उतर जाए। मैं श्योर हूँ कि अब तक हिज मेजेस्टी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया होगा। और क्राउन प्रिंस बेचारे का फेस ऐसे लग रहा होता है जैसे कि किसी को खुद पे मान होता है ना कि उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे फिर एक दिन कोई ना कोई रिजेक्ट करके चला जाता है। क्राउन प्रिंस इस वक्त वैसा ही लग रहा होता है। देन ये कहने के बाद एरिस वहाँ से चली जाती है और बाद में सीन पैलेस के बाहर का शिफ्ट होता है और फिर एरिस को आते हुए दिखाया जाता है जिसका गाल थप्पड़ की वजह से सूज चुका होता है। और नाइट ये देख रहा होता है, लेकिन एरिस उसे जाने के लिए कहती है और नाइट कहता है माई लेडी सर किजार अंदर कैरेज में आपका वेट कर रहा है। एरिस जो कि पहले एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है, देन वो साई करती है और जैसा एरिस को ग्रीटिंग करता है, लेकिन अचानक खामोश हो जाता है और एरिस से बैठते हुए कहती है आपको मेरे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरे फेस के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। तो जैसन कहता है जैसे आपकी विश है। आगे एरिस पूछती है तो आप मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हैं? जैसन कहता है ड्यूक किजार को सेरेमनी के बारे में कुछ सवाल थे और वो उन्होंने मुझे असाइन किया और क्योंकि मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि आपके साथ चला जाऊँ, क्योंकि हमने एक ही जगह जाना है। तो मैं पहले ही बहुत सारे सफ़र के दौरान हॉर्स राइडिंग कर चुका हूँ, अब मैं किसी और हॉर्स को नहीं देखना चाहता। इस बात पर एरिस कहती है कि आई एम श्योर पैलेस के पास बहुत सारे कैरेज होंगे। तो जैसन कहता है कि इंपीरियल पैलेस के कैरेज में आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी की कंपनी कहाँ नसीब होती है। एरिस मन में कहती है कि जैसन एक वॉरियर से ज़्यादा इस वक्त लौंडी आवाज़ ज़्यादा लग रहा है। ये बहुत बोलता है। एरिस पूछती है तो क्या आप किसी बहुत जल्द मिशन पर जाने वाले हैं? तो जैसन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने रिसेंटली ही ड्रैगन को ख़त्म किया जो कि नेचर मदा था, सो मैंने अभी के लिए खुद को कैपिटल में लो रखा है। मन में कहती है कि बुक के अकॉर्डिंग तो जैसन इसलिए वापस आया क्योंकि वो हलीना को मिस कर रहा था, लेकिन इस पर रीज़न डिफरेंट है। जैसन के पैदा होने से पहले हाई प्रीस्ट ने कहा था कि ये ड्रैगन स्लेयर बनेगा। आगे हमें जैसन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है जिसकी वजह से पता चलता है कि वो बचपन से ही मेहनत करता आ रहा है। हाउस गुजारा एक जनरल की फैमिली थी, लेकिन भविष्यवाणी की वजह से जैसन ने सख्त मेहनत की दूसरों के मुकाबले में। नावल के इस वक्त स्टार्ट हुआ जब जैसन ड्रैगन को ख़त्म करने के बाद पैलेस वापस आता है और सब इसे एक ड्रैगन स्लेयर के वेपन की तरह देखते थे। जब वो हलीना से मिला जो कि वो वाहिद इंसान थे जो इसे जैसन की तरह देखती थी, और
वो इसलिए इसके साथ डीपली लव में पड़ गया। मैंने ये सोचा कि ये एक और करैक्टर बनाया गया सिर्फ हलीना के साथ ऑब्सेस होने के लिए। क्या दूसरी रीज़न हो सकती है जैसन के ड्रैगन स्लेयर पैदा होने की? आगे वो कहती है, सर किज़ार, मैं पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, तो क्या आप मुझे अपने सफ़र के बारे में बता सकते हैं? ये सुनकर जैसन कहता है, ये फर्स्ट टाइम है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि लेडी एरिस मेरी कहानी सुनना चाहती है। मेरे ख्याल में मैं आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सुनकर एरिस से मुँह चिढ़ते हुए कहती है, मैं नहीं हूँ। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा क्योंकि आप मेरे साथ और ज़्यादा सवाल ना कर सके। आपके पास और चांस नहीं होगा मुझे उकसाने के लिए, अगर आप बातें करने में बिजी हो गए। तो जैसन बोलता है, कितनी हार्टलेस है, लेकिन आई गेस ये ठीक होगा। चलो, तो आपकी अटेंशन मिल रही है, मैं रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। लेडी की रिक्वेस्ट जो है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरे पैदा होने से भविष्यवाणी के बारे में सब जानते हैं। आई एम श्योर कि ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। आगे वो बताता है कि मैंने अपना खून पसीना आंसू सब एक कर दिए ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए। मैंने इस वॉर को इस वक्त चलाना सीखा जब तक मैंने खुद चलना सीखा, और इवन के एक दिन की भी रेस्ट नहीं ली। और वो टाइम था जब मैंने अपने पेरेंट्स को नफ़रत करता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मैं भी ये नहीं जान सका कि तो मैंने सोचा मे बी सब खुश हो जाएंगे अगर मैं चला जाऊँ। मैं जानता था कि मैं ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। कब ये टाइम आएगा ये नहीं जानता था। सबसे पहले वो ड्रैगन आएगा भविष्यवाणी के मुताबिक, जो मुझ पर अटैक करेगा। मैं अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए परेशान था। मैंने अपना घर छोड़ दिया और सफ़र शुरू किया। मैंने ये खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, लेकिन अब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे ख्याल में छोड़ने के लिए मेरे पास और रीज़न भी थी। इस बारे में केयर नहीं करता कि वो मैं मरूँ या जीऊँ। कभी तभी हमें किसी को इसका नाम चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। हलीना तो कहती है, जैसन तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन इन दी एंड आगे जैसन बताता है, मैं एक टुकड़े के साथ वापस आया। इस सफ़र के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला। ये एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, लेकिन सबसे बड़ा कनेक्शन जो मैंने बनाया था। फिर हमें किसी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है कि रोड को खाली कर दो प्रिंसेस के रास्ते के लिए। और जैसन भी इसी तरफ देखता है जहाँ एक कैरेज में बैठी एक लड़की होती है। वो बताता है कि साथ वाले किंगडम की प्रिंसेस नहीं थी। एरिस अचानक चौंकते हुए कहती है, वो प्रिंसेस नहीं थी? मैं थोड़ा सरप्राइज थी। जैसन कहता है, आई गेस प्रिंसेस और मेरे बारे में र्यूमर्स ऑलरेडी कैपिटल में पहुंच चुकी थी। एरिस कहती है, तब तुमने क्या एक्सेप्ट किया था? लेकिन जैसन कहता है, स्टोरी के इस पार्ट को यही स्किप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो मैंने इस सफर के दौरान बनाया था वो ड्रैगन था, और एक फेरी टेल एडवेंचर की तरह मैं इससे मिला। दरिया, खेत और पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद तभी हमें एक ड्रैगन को, व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है। मैं इसके सामने जैसन खड़ा होता है। आगे वो बताता है, ड्रैगन के मुताबिक डर और अपनी ड्यूटीज को पूरा करने का प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तब मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी किस्मत से डरता था। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और कहीं दूर भागना चाहता हूँ। मैं नफरत करता हूँ कि मैं जिंदगी के जीने के लिए फोर्स किया जा रहा हूँ, और ये मुझे फील भी नहीं हुआ। ये सिर्फ ड्रैगन को फेस करने के बाद ही मुझे पता चला। मैं भी ये क्योंकि मैं सच में मैं ये नहीं समझता था कि मैं इस सिचुएशन में जिंदा वापस आ सकता हूँ, इवन अगर मैं ड्रैगन से लड़ता भी हूँ। लेकिन ड्रैगन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था। अगर आगे ड्रैगन कह रहा होता है, ड्रैगन स्लेयर, तुमने मुझे आके तलाश कर ही लिया। ये एक पीसफुल मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे वापस आने का। जैसन कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं वापस आऊँगा? आगे वो बताता है, ड्रैगन के मुताबिक मेरी किस्मत गॉड्स के ज़रिए बताई गई थी। ड्रैगन ने एक प्रीस्ट को मैनिपुलेट किया भविष्यवाणी के बारे में झूठ बोलने के लिए, तो मैं ये यूज़ कर सकता था अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। और ड्रैगन कहता है, ये चीज़ मतलब कि मैं जो बनने जा रहा हूँ कैजुअलिटी के असूल के खिलाफ है, लेकिन मैं इस नेचर में सबसे ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करने वाला बीइंग हूँ। मैं इसमें बहुत सारे एफर्ट्स के बाद सक्सेसफुल हुआ हूँ। ये करने में ऑफ कोर्स मैंने अपनी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे किया है। और तभी वो ड्रैगन अचानक चमकने लग जाता है, और जैसन बताता है कि वो बीस्ट अचानक मेरी आंखों के सामने ही डिसअपियर हो गया और अपना दिल पीछे छोड़ दिया। और जैसन इस दिल के तरफ आगे बढ़ता है और तलवार ऊपर करता है और इस हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार में मैंने ड्रैगन के हार्ट को मैं स्टैब किया तो इस ज़मीन हिलने लग गई, और फाइनली मैं फ्री हुआ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये एक नाइस स्टोरी थी, लेकिन मैं रियली इस
के साथ मैं रियली इसके साथ सिम्पैथाइज़ नहीं था। एरिस सोचती है ड्रैगन का प्रीस्ट को मैनिपुलेट करने का पार्ट इंटरेस्टिंग था। ड्रैगन का क्या मतलब था जब इसने कहा था कैजुअलिटी के असूलों के खिलाफ। आगे वो जैसन से कहती है, क्या तुम जानते हो कि कौन से प्रीस्ट को मैनिपुलेट किया गया था और इसका क्या मतलब था कैजुअलिटी के असूलों के खिलाफ जाने का। जैसन जवाब देता है, अगर तुम फातिह मैथ्यूज़ की बात कर रही हो तो मैंने सुना है कि वो रिटायर हो चुके हैं और वापस अपने होम टाउन जा चुके हैं। और मैं नहीं जानता कि कैजुअलिटी के असूल के बारे में। ड्रैगन ने जब मुझे आंसर किया तब मैंने फुली अंडरस्टैंड नहीं किया, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आप एक आम इंसान समझ सकेगा जो ड्रैगन ने एक्सप्लेनेशन दी। इसकी बात सुनकर एरिस मन में सोचती है, क्या मैं एक इकलौती वापस आने वाली हूँ? ये कुछ सस्पिशियस लग रहा है। अगर मैं इस बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी नहीं, मैं बाद में और ज़्यादा तलाश कर लूँगी। आगे जैसन कहता है, हम मेरे ख्याल में क्लोज़ आ गए हैं। एज को कुछ समझ नहीं आती, तो जैसन कहता है कि तुम नहीं सोची कि इस टाइम में तुम्हें फॉर्मली मुझसे बात करना स्टॉप कर देना चाहिए। लेडी एरिस एरिस उसे देखकर सोचती है, ये मुझे फ्रेंड बनाना चाहता है जैसा कि हलीना है, और जैसन से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। और एरिस जवाब देती है, मैं नहीं सोचती कि हम इतने क्लोज हैं, तो प्लस ना इस पोजीशन में है कि हम फ्रेंड बन सकें। और जैसन के रिएक्शन को देखकर एरिस कहती है, ये तुम्हारी पप्पी शायद मुझ पर काम नहीं करने वाली। और काई से बाहर देखते हुए सोचती है, ये मैं दूसरों के लिए होगा लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं करता। कैरी से नीचे उतरते हुए जैसन इसे अपना हाथ कर देता है। एरिस पहले इसे देखती है और फिर इसके हाथ को एक्सेप्ट करते हुए कैरी से बाहर आती है। जैसन एरिस को बुलाता है और एरिस बुलाने की वजह पूछती है, और जैसन कहता है, उन दोनों की वजह से अपसेट होने की जरूरत नहीं। वो दोनों इन सारी जिंदगी इंपीरियल पैलेस में रहे हैं, तो इसलिए वो इन एक्सपीरियंस है जब बात दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने की आ जाती है। मैं बिलीव कर आगे एरिस कहती है, मैं बिलीव करती हूँ कि वो इस एज में नहीं जहाँ इन्हें माफ़ किया जाए। और अपना हाथ इसके हाथ से वापस लेते हुए कहती है, आप मेरे फादर से मिल सकते हैं। और ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, आई होप आपका काम अच्छा जाए। और जैसन कुछ नहीं कह पाता, देन वो भी ग्रीटिंग करते हुए कहता है, थैंक यू माय लेडी। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेड चौंकते हुए कहती है, माय लेडी आपके गाल के साथ क्या हुआ? एरिस कहती है, मैं ठीक हूँ एम्मा। और एम्मा कहती है, आप कैसे ठीक हो सकती हैं? एम्मा एक पोटली ले आती है और एरिस के गाल पर लगाकर टकोर कर दी होती है। एरिस कहती है, ये वरी होने की चीज़ नहीं है। और एम्मा कहती है, मार्क्यूस ने डिनर के दौरान अगर ये देख लिया तो वो अपसेट हो जाएँगे। एरिस पूछती है, डिनर? और एम्मा कहती है, यस, आज शाम को आपका डिनर है लॉर्ड मार्क्यूस के साथ। और एरिस सोचती है, अब मैं यूज़फुल हो गई हूँ एरिस की तरह एक्टिंग करने के लिए। स्टिल मैं अभी भी मार्क्यूस के अराउंड ऑकवर्ड फील करती हूँ। नेक्स्ट सीन है एरिस और उसके फादर के मार्क्यूस के एक साथ डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ बिल्कुल खामोशी होती है। तभी उसका फादर कहता है, एरिस क्या तुम श्योर हो कि एक पर्सनल नाइट पॉइंट ना करने के लिए? और एरिस जवाब देती है, मुझे अपनी फैमिली के नाइट्स पर भरोसा है। और मार्क्यूस कहता है, अगर तुम कोई नाइट पॉइंट नहीं करना चाहती तो फिर भी तुम नाइट सेरेमनी में के लिए जाने वाली हो। हर साल लो क्लास फैमिली से नाइट आते हैं अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। उनके लो बैकग्राउंड की वजह से कोई उन्हें अपॉइंट नहीं करता। इसके बजाय पावरफुल बैकग्राउंड के नाइट्स को हर कोई अपॉइंट करता है अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर नोबल फैमिलीज के नाइट भरोसे के लायक नहीं होते, इनफैक्ट ऐसे केस है जहाँ सब ऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के रिलेशन ब्लर हो जाए, तो मास्टर नाइट को एंड कर सकता है। एक ट्रू नाइट वो है जो इस जगह पर भी जा सकता है जहाँ तुम नहीं जा सकती। इन सब के बीच एरिस बस बातें सुन रही होती है। यहाँ कोई है जो ऐसी है चीजें करता है कि तुम इसे किसी और के लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकती, और एक सोल इस बारे में नहीं बता सकती। और एरिस को घूरते हुए कहता है, तो जाओ और एक ऐसा नाइट फाइंड कर लो जो तुम्हारी जगह मर सके जब तुम गायब हो जाओ। ये एक नाइट की ड्यूटी होती है। ये सुनने के बाद एरिस तो क्या हम भी शॉक हो जाते हैं। और मन में एरिस सोचती है, तो एरिस जो कि हमेशा हंगामा खड़ा करती है, वाकई में एक ऐसे इंसान को की जरूरत है। ये इंसान अपनी बेटी को अच्छे से जानता है और ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये मुझे ऐसी एडवाइस दे रहा है, लेकिन ये और फील क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है, ना कि एरिस से। लेकिन नो मैटर, मैं रियल एरिस की तरह जितना मर्जी प्ले कर लूं, लेकिन मैं कभी वो नहीं हूँ। इसकी हैबिट, पर्सनल अपीयरेंस और इवन के इसका टेस्ट फूड में, ये एरिस के पेरेंट्स को लिए इम्पॉसिबल था अपने चाइल्ड को पहचानना। क्या मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए? क्या मुझे कहना चाहिए, आई एम सॉरी आपकी बेटी की बॉडी लेने के लिए? अगर मैं सच बताऊं तो क्या ये यहाँ मुझे रहने देगा, या मुझसे पूछेगा कि तुमने रियल एरिस को कहाँ गायब किया है? या मुझे ये वीक समझेगा और मुझे टॉर्चर करेगा? एरिस मन में बहुत डरी होती है और सोचती है, ये हवरिस के साथ इनकाउंटर से भी ज्यादा
स्ट्रेसफुल है। हबरिस आप भूल तो नहीं गए, वो हाई प्रीस्ट था, उस वो हबरिस होता है। नोवेल का जो आई थिंक थर्ड मेन लीड है। आगे एरिस कहती है मेरा दिल बहुत भारी है जो क्योंकि जो मैंने किया है। तभी मार्क्यूस अपनी जगह से उठता है और शायद उसने भी एरिस के डर को पहचान लिया होता है, जिसकी वजह से वो कहता है उसके पास आता है और एरिस अभी मन में सोच रही होती है कि मैं गिल्टी फील कर रही हूँ इसकी प्रीशियस डॉटर की बॉडी लेने के लिए। मार्क्यूस उसे खामोशी से देख रहा होता है और फिर एरिस के शोल्डर पर हाथ रखता है। एरिस उसे देखती है लेकिन मार्क्यूस कुछ कहे बगैर ही वहां से चला जाता है और एरिस उसे जाते हुए देख रही होती है और अकेली एरिस बच जाती है वहां और कहती है मैं अपने डैड को मिस कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मैं रियल मेरी रियल बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। क्या मैं मर गई हूँ या जिंदा हो गई। मेरे मिस हो जाने पर क्या मेरे पेरेंट्स मुझे फाइंड कर रहे होंगे? क्या मैं वापस जाने के काबिल होंगी? और अपने हाथों में फेस को रखते हुए कहती है मैं डरी हुई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ और उसके मेड एम्मा उसे ऐसे देख रही होती है। मेड एम्मा आगे हमें बताती है कि मेरा नाम एम्मा है, मैं तब से इस फैमिली में काम कर रही हूँ जब लेडी एरिस पैदा हुई थी। मुझे याद है वो दिन जब मैंने लेडी एरिस को पहली बार अपनी बाहों में लिया था। और छोटी एरिस बहुत क्यूट लग रही होती है वैसे। इसकी रोज़ी गालें बहुत लवली थी। मैं यही सोचती थी कि क्या एक बच्चा इतना प्रिटी हो सकता है? और सिर्फ़ इस तरह लेडी एरिस मेरे लिए प्यारी बन गई। और एम्मा कह रही होती है लिटिल एरिस से कि आप मेरी दुआ है माय लेडी कि आप इस दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हो। लेडी एरिस हर दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती गई। लोग कहते थे कि इंपीरियल पैलेस की मेड जो कि मतलब कि यहाँ पे हलीना की बात हो रही है, अंपायर की सबसे खूबसूरत वुमेन है, लेकिन मैं सोचती थी कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक लेडी एरिस को नहीं देखा। उसके काले बाल रात के आसमान की तरह और उनकी स्किन एक ऐसी स्नो जिसे कभी टच नहीं किया गया हो, जबकि मैं इनके इन आँखों और रोज़ी लिप्स को देखती तो मैं फ़ील करती कि ऐसा कुछ नहीं जो मैं इन्हें खुश करने के लिए कर सकती। वो एक एंजल हैं बगैर विंग्स के। नोबल फैमिली की इकलौती बेटी होने के नाते वो हमेशा लग्ज़री लाइफ़ को एन्जॉय करती थी। फिर हमें एम्मा और एरिस को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और एरिस कहती है क्या आज के बाद वे क्राउन प्रिंस भी अटेंड करेंगे? तो एम्मा कहती है ऑफ कोर्स। हाँ, तभी कोई है कहता है क्या तुमने देखा वो ड्रेस जो लेडी एरिस ने पहना हुआ है? इसने इंपीरियल पैलेस के ड्रेस मेकर से ड्रेस बनाने को कहा। ये खुद को ऑलरेडी क्राउन प्रिंसेस समझने लग गई है। मैं जानती हूँ ये ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी तक शादी कर ली हो। ये कितनी एरोगेंट है। और ये सब बातें एम्मा और एरिस सुन रही होती है। एरिस जाते हुए कहती है यही वेट करो एम्मा, मैं हेल्प नहीं कर सकती लेकिन कुछ गॉसिप से और कुछ गॉसिप्स हो रही हैं और किसने इन्हें लॉक किया कि ऐसी वल्गर बातें पैलेस के अंदर करे। लो और भी तुम डेफिनेटली वेल डाउन फैमिली के चिल्ड्रन हो। ये पैलेस से निकाले जाने पर निकाले जाओ, होश है से। तभी लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्राउन प्रिंसेस को क्या ये नहीं पता कि इंपीरियल फैमिली की ये इंसल्ट है। और एरिस कहती है तो मैं जानना चाहूँगी कि हिज मैजेस्टी इस बारे में जानकर क्या कहेंगे। और वो लोग एरिस से माफ़ी माँग रहे होते हैं। आगे एम्मा बताती है कि वो किसी चीज़ की केयर नहीं करती उन लोगों को सॉरी फ़ील करवाने के लिए जो कि इन्हें नापसंद करते थे। इनफैक्ट वो इनके साथ क्रूअल थी जो वो उदास लगती थी। आई विश कि वो हमेशा हैप्पी रहती। वो खुश रहना दूसरों से ज़्यादा डिज़र्व करती है। आगे अम्मा एरिस के बालों में ब्रश कर रही होती है और कहती है मैंने मार्क्यूस को डायरेक्टली नोट किया है इस बारे में कि एरियल के बच्चे क्या कहते हैं। और एरिस कहती है तुम्हें इसने सब में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। एम्मा कहती है लेकिन माय लेडी हम सिर्फ लो कॉस्ट लोग हैं। और एरिस कहती है गुडनेस एम्मा, लोग तुम्हें नोट नहीं कर सकते कि तुम कौन हो। वह ऐसा तुम्हें मेरे लिए काम करते हुए देख कर कहते हैं। और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मिसट्रीट करे, तो अपना सर ऊंचा रखो। जिस टाइम में लेडी एरिस ऑफिशियली क्राउन प्रिंसेस की फ्योंसे के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई तो उन्होंने इंपीरियल एंटिकेट डायरेक्टली मतलब कि इंडिकेट और ड्यूटीज जो थी सीखना स्टार्ट कर दी। इस पीरियड के दौरान लेडी एरिस सो भी नहीं सकती। उन्होंने कभी भी इंपीरियल पैलेस को विजिट करना नहीं छोड़ा। ऐसी र्यूमर्स भी थी कि क्राउन प्रिंस एरिस को पसंद नहीं करता लेकिन उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। मैं कभी भी इस बारे में ये नहीं कह सकती क्योंकि ये इनके प्राइड के इंसल्ट हो सकता है। लेडी एरिस आहिस्ता-आहिस्ता
हाँ, बहुत ज़्यादा उदास होना शुरू हो गई। एम्मा से कोई कह रहा होता है कि क्या तुमने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया? और एम्मा कहती है आखिरी है, मैं वापस आ जाऊँगी। मैं उस दिन एक्सीडेंटली वहाँ से गुज़री। तभी एम्मा कुछ देखकर चौंक जाती है और वो एरिस को देखती है जो कि झील के किनारे बैठी होती है। एम्मा बताती है जब इन लोग इन्हें हार्टलेस और कोल्ड ब्लडेड कहते थे तब भी वो कभी दूसरों के सामने नहीं रोती थी। एम्मा कहती है माय लेडी और वो जाकर एरिस को ब्लैंकेट उड़ा देती है। एम्मा कहती है बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन एरिस कहती है क्या लव इम्पोर्टेंट है? एम्मा को कुछ समझ नहीं आती और एरिस कहती है क्या एक एम्प्रेस बनो, सिर्फ एम्पर के द्वारा पसंद की जाओ, एक थ्रोन इससे ज्यादा अहम है। एम्मा बताती है कि क्राउन प्रिंस कभी भी लेडी एरिस की एफर्ट्स को नहीं समझ सकता और एरिस रोते हुए कहती है मैं सोचती थी एम्प्रेस का रोल एम्परर को सपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट मुझे अप्रिशिएट तो कर सकता था। वो सिर्फ ये जानती है कि मुस्कुराने कैसा है, लेकिन सब उसे लव करते हैं। और एम्मा कहती है आई विश मैं एक विच होती, अगर मैं इनके आंसुओं को हाइड करने के लिए बारिश करवा सकती। और वो इसे हक करते हुए कहती है मैं लेडी आई एम सॉरी, आई विश मैं आपकी विश को सच कर सकती। और वो इस वक्त मैं सिर्फ प्रे करने के काबिल थी। एरिस कहती है मेरी विश राइट। और आगे हमें बताती है लेकिन एरिस सिर्फ इस दुनिया से गायब हो जाना चाहती थी। एरिस कहती है मेरी विश आई होप के सच हो जाए। और एम्मा बताती है समटाइम्स मिरेकल का हो जाना खुशकिस्मती होती है और इस किस्मत भरे दिन न जाने क्या हुआ। और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। लिटरली ये चैप्टर रुला देने वाला था जब एम्मा अपनी स्टोरी अपनी तरफ से स्टोरी बताती है। और मैं ये चैप्टर पढ़ते हुए रो पड़ी थी और मैंने एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन सुनी और उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी जब मैं वो एक्सप्लेनेशन सुन रही थी।